जब 70 साल से आप लोगों ने इसको खोखला करके रखा था, आज कैसे आप दावा कर सकते हो कि 370 को वापस लेकर आए? पहली बात तो ये अजीब से फजूल सवाल है। जिसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल में भरा, जिसने हमें इतना सताया, भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे साथ है? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नो नो, अहमद रखता हूं मैं आपकी बात से, दिस इज नॉट, आपकी बात से अहमद रखता हूं मैं। सवाल सिर्फ जो आख इंसान येमिस गुपन दिमाग छु, येमिस ने ये फिक्र तारे रात क्या हालात है, आज क्या हालात छ। इत्तेहाद की इत्तेहाद 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 सिर्फ वही सोल्यूशन है। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन तो नहीं है? किस तरह से आप समझाइए? ये ऐसे यहाँ पे किसने लागू किया? आज जो बुलडोजर चला रहे हैं वो इस वजह से बुलडोजर चल रहे हैं कि किसी ने पीएसए लाया था। बुलडोजरों का जो आपका तेल है उसको अवाम इलेक्शन के दिन आग लगाएगी, इलेक्टोरली पीसफुली डेमोक्रेटिकली। आपके जो बुलडोजर हैं उनको दफन किया जाएगा जिस दिन यहाँ इलेक्शन होंगे, और जिस दिन अवाम आपकी सरकार को, आपकी पॉलिटिकल फ्यूचर को, आपके बयानों को, आपके झूठों को, आपकी इस गुंडागर्दी को, आपके इस अहंकार को, आपकी इस घुमंड को अवाम इलेक्शन के दिन वोट के जरिए दफन करेगी 10 फीट अंदर जमीन में। सबसे पहले मैडम आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने ये बयान दिया है कि बुलडोजर जो है उसमें तेल खत्म नहीं हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना भी यहाँ पे चलाएगी लेकिन बुलडोजर जो है वो हमेशा तौर पे चलेगा, इस बारे में आप क्या राय है? बुलडोजरों का जो आपका तेल है उसको अवाम इलेक्शन के दिन आग लगाएगी, इलेक्टोरली पीसफुली डेमोक्रेटिकली। आपके जो बुलडोजर हैं उनको दफन किया जाएगा जिस दिन यहाँ इलेक्शन होंगे, और जिस दिन अवाम आपकी सरकार को, आपकी पॉलिटिकल फ्यूचर को, आपके बयानों को, आपके झूठों को, आपकी इस गुंडागर्दी को, आपके इस अहंकार को, आपकी इस घुमंड को अवाम इलेक्शन के दिन वोट के जरिए दफन करेगी 10 फीट अंदर जमीन में। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, अगर अल्लाह ने जिंदगानी रखी तो हम भी देखेंगे, और आप देखेंगे इस मंजर को हम सब देखेंगे। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन तो नहीं है? किस तरह से आप समझाइए? पीएसए यहाँ पे किसने लागू किया? आज जो बुलडोजर चला रहे हैं वो इस वजह से बुलडोजर चल रहे हैं कि किसी ने पीएसए लाया था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आज आपके बुलडोजर चल रहे हैं बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि इनके गर्जी इलीगल है, हम रोशनी एक्ट किसी एक्ट को नहीं मानते हैं। तो इसका और पीएसए का आपस में क्या कनेक्शन है, मैं समझ नहीं पा रही। 70 साल से यहाँ पे किसकी ज्यादा हुकूमत रही है? 70 साल से यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत रही है। उसमें 25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 20 साल कांग्रेस थी, अब 10 साल बीजेपी है, पीडीपी के 10 साल थे, पीसीबी काफ़ी बार रही थी उनके, तो अलग अलग इनकी हुकूमत रही है। आज जो हो रहा है उस आज का, अगर आपका बोलने का मतलब है कि आज जो बुलडोजर चल रहे हैं वो उस सरकार की देन है जो आज से पहले 10 साल थी, तो मैं आपसे बड़े इज्जत से सवाल करके पूछती हूँ कि मुझे समझा दीजिए कि कैसे ये एनसी का इसमें कैसे कनेक्शन है, लेना देना है। मैं आपके चैनल पे आपको पब्लिकली बोलती हूँ कि मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 370 को वापस लेके रहेंगे, और 370 पे आप लोगों का पॉजिटिव स्टेट हमेशा तौर पे रहता है। लेकिन जब 70 साल से आप लोगों ने इसको खोखला करके रखा था, आज कैसे आप दावा कर सकते हो कि 370 को वापस लेके रहेंगे? पहली बात तो ये अजीब से फजूल सवाल है। फजूल सवाल इसलिए है क्योंकि नेशनल 370 को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो खोखला था। 370 को या खोखला था या मोटा था या तगड़ा था। 370 को हटाया गया क्योंकि बीजेपी के पास पार्लियामेंट में एक ब्रूट मेजॉरिटी थी, यानी आपका 370 में एक प्रोविजन की बजाय 50 प्रोविजन होता या 50 प्रोविजन की बजाय आधा प्रोविजन होता। उन्होंने 370 को हटाया क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट में एक ब्रूट मेजॉरिटी थी, और जो 370 को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खोखला किया गया वो बख्शी साहब के टाइम पे और सादिक साहब के टाइम पे किया गया जो बी टीम में थी। लेकिन उस वक्त बहुत शर्म की बात ये थी कि लोग ये सवाल करने की बजाय लोगों से सवाल करना चाहिए था कि ये बी टीम क्या इसीलिए नहीं बनी है कि 370 को डाइल्यूट करें। लेकिन लोगों को कहा जाता था कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं, चलते बनो। जब तक आपको याद दिला दूं, यहाँ पे एक पास लगता था कश्मीर आने के लिए, वो पास कब खत्म हुआ वो पास? सादिक साहब के वक्त पे। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में किसने कन्वर्ट किया? सादिक साहब ने। शेख साहब को कहाँ रखा था? जेल में। तो मुझे
समझ नहीं आता है, बार बार आप कहते हैं कि आपकी गलती है, आपकी गलती है। मुझे समझा दीजिए कैसे मेरी गलती है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर साहब के घर पे रोज़ा चलाया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पे तासुरात क्या है? पहली बात तो बार बार उन्होंने कहा लैंड माफिया, लैंड माफिया। 2.5 मरले की ज़मीन थी, 2.5 मरले की घास चराई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वजह से क्यों टारगेट किया जा रहा है जब बीजेपी वालों को नहीं किया जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम इनकी बी टीम नहीं बनते, हम इनकी सी टीम नहीं बनते, हम इनके साथ पीछे से कोई अलायंस नहीं बनाते हैं। इनकी हमारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ खड़ी है, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की बात करती है, वो वजह है कि हमारे घरों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। इसकी एक साफ साफ तौर पे वजह है। और जब आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग किया जाता है, हमारे घरों को नेस्तो नाबूद किया जाता है, इसका कभी इंसान को सोचने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। अक्सर हमारे कमेंट्स में कुछ लोगों को फेक अकाउंट, कौन ये फेक अकाउंट चलाता है वो भी हम अच्छे से समझते हैं। फेक अकाउंटों के ज़रिए तालियां बजाई जाती हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम उसी वक्त कहते हैं कि ये हमारे घर से शुरुआत करके दूसरा घर आपका होगा, और हुआ भी। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की। इत्तेहाद, 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 सिर्फ वही सल्यूशन है। आपस में बट जाओगे, आपकी दास्तानें भी तारीख में नहीं मिलेंगी। उसके घर पे बुलडोजर चलाने पे हंसोगे, तुम्हारी दूसरा बुलडोजर तुम्हारे घर के लिए तैयार है। आपकी दास्तान नहीं लिखी जाएगी, दास्तानों में कोई सुनेगा नहीं उसको। इत्तेहाद की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, तभी आप इस जो आज हम पे ये कहर बरसा है, इस कहर से आप लड़ने की एक उम्मीद रख सकते हो। जब आपस में ही हमसाया दो हमसाया लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से क्या लड़ोगे? बीजेपी को क्या इलेक्शन में हराओगे? जब आप आपस में ही अपने हमसाया को हराने में लगे हुए, अपने भाई को हराने में लगे हुए हो, बीजेपी से क्या मुकाबला करोगे आप? मैम, एक अहम सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, एक वक्त ऐसा भी था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ बात कर रही थी, पीडीपी के अपोज में इलेक्शन लड़ रही थी, या एक दूसरे को तनकीद कर रही थी पार्टियां, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी पीएचडी बनाने में? क्या पीएचडी बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इन्होंने 370 को पहले से खोखला करके रखा था? मुझे समझ नहीं आता पीएचडी बनाने का मतलब उसका और 370 को पहले से ही खोखला करने का क्या कनेक्शन है? पीएचडी बनाने को मकसद क्या है? पीएचडी किस लिए बनाएगी? उसका और 370 खोखला होने का आपस में क्या कनेक्शन है, पहले आप वो वाजे कर दीजिए। पहले ये बताएं ना कि 370 पीएचडी नहीं, आप ये जो लोगों के दिमाग में डालते हैं, मैं सवाल मेरा ये है कि एक वक्त ऐसा था, जी पहले आपने मेरा सवाल पहले अच्छी तरह समझे मैम। एक वक्त ऐसा था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ बात कर रही थी और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात कर रही थी, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी, पीएचडी को बनाने में मजबूरी क्या पड़ी? मुझे ये बताइए, आपने अभी सवाल किया, ये मैं सवाल समझ गई। इससे पहले जो आपका सवाल था कि उसका कुछ खोखला हो गया आर्टिकल 370, इसका मुझे इसका ना कनेक्शन समझ आया और लगता है आप पहले सुन लीजिए। सवाल मेरा ये कि 370 को खोखला यहाँ पे किसने किया था? क्या 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से खोखला करके? पहली बात, क्या पीडीपी ने यहाँ पे खोखला करके नहीं रखा था? आपका सवाल हो गया, अब जवाब सुनिए। पहली बात तो ये खोखला का जवाब मैंने आपको दे दिया। इस खोखला जो आप कर रहे हैं उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। 70 साल का जवाब भी दे दिया, बोला हम कितने दौर वक्त इक्तदार में थे, कौन कौन इक्तदार में था। आप प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे, मैं आपको रोक नहीं सकती। ये बात है कि पीएचडी बनाने को मकसद क्या है, ये बताइए, पीएचडी बनाने को मकसद क्या है? अब आपका है कि आप लोग जब एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे, आज आप एक दूसरे के साथ क्यों खड़े हो? मुझे बताइए, कांग्रेस वही हुकूमत है जिसने 1989 में हमारी हुकूमत को गिराया, जिसने 1984 में हमें गिराया, जिसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल में भरा, जिसने हमें इतना सताया। भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे साथ है? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नो, आपकी बात से मैं अहमत रखता हूं, मैं आपकी बात से अहमत रखता हूं मैम। सवाल आप क्या बीच में ही काटते हो? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मेरा जवाब जब खत्म हो जाएगा आप सवाल कीजिए, मैंने रोका है आपको सवाल करने से। आज वही लोगों ने क्या राहुल गांधी जी को वेलकम नहीं किया जम्मू और कश्मीर में? क्यों किया? क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? क्या वो सारे लोग गद्दार हैं जिन्होंने आज राहुल गांधी के लिए तालियां बजाई? क्यों बजाई? क्योंकि हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है। सिर्फ अक्ष कशस मज वनान
सिर्फ जो अख इंसान यमिस गुपन दिमाग छु यमिस नहीं ये फिक्र तारे रात क्या हालात है आज क्या हालात छ, वही मकसद था पीएचडी को बनाने का। और अब आप कहेंगे बताइए पीएचडी में क्या हुआ, पीएचडी की प्रक्रिया क्या है। उसका जवाब जो है पीएचडी के जो स्पोक्स पर्सन हमारे हैं तारिगामी साहब, अगर आपको पीएचडी के मुतल्लिक, मैंने आपको बेसिक मोटा मोटा बोल दिया पीएचडी किन सूरत हाल में बनाया गया। अगर अब आपको इसका जवाब सुनना है कि पीएचडी क्या कर रहा है, उनकी मीटिंग्स कहाँ पहुंची, उसके स्पोक्स पर्सन तारिगामी साहब हैं। आप माइक लेके स्पोक्स पर्सन पीएचडी के पूछिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगी। जी बिल्कुल। एक और अहम सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ ये दावा कर रही हैं कि 370 को हम बहाल करेंगे, किस हद तक की ठीक है? क्या अगर आपकी हुकूमत इक़्तिदार में आई, क्या आप लोग 370 को बहाल कर सकते हैं? पहले मुझे एक पॉइंट याद आया। बीजेपी अक्सर कहती है कि आर्टिकल 370 जो है अब ये खोखला हो चुका था। मेरा बीजेपी से सवाल है, अगर ये खोखला हो चुका था तो इसको हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको स्टेट में 4 महीने क्रैकडाउन लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर आर्टिकल 370 कुछ था ही नहीं, आपको पूरे पार्लियामेंट को कन्वीन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको पूरे इंटरनेशनल 100 मुल्कों के जवाब सुनने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर ये कुछ था ही नहीं तो दे दो वापस। अगर आर्टिकल 370 कुछ था ही नहीं, अगर वो खोखला हो चुका था तो दे दो वापस, रिस्टोर कर दो। उसको हटाने के लिए आपने तो हज़ारों करोड़ खर्च कर दिए। ये मेरा बीजेपी से सवाल है, अगर कुछ था ही नहीं तो हटाया क्यों? और अगर आप अभी भी दावा करती हो कि कुछ नहीं था तो रिस्टोर कर दो, डरते किस बात से हो? अब आपका सवाल, आर्टिकल 370 जो है उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और उसकी लड़ाई जो यहाँ पे स्टेट असेंबली या यूटी की असेंबली बनेगी उसमें लड़ी जाएगी। जब यहाँ की सरकार बनेगी वो सरकार एक रेजोल्यूशन पास करेगी, जिस रेजोल्यूशन में अगर यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो तो ऑफ कोर्स उसमें लिखा होगा कि हमको आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रहे हैं कि हम वापस लेकर आएंगे। फिर तो अपनी पार्टी ठीक कह रहे हैं कि नहीं, एनसी का स्टेट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं 370 पे। फिर अपनी पार्टी का ये साफ तौर पे कहना है कि 370 का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है। यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ एनसी और पीडीपी की बात करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के सौदा कर रही हैं। इस बात का जिक्र कई बार अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब ने किया है। अल्ताफ बुखारी साहब वही है ना जिन्होंने अभी 2 महीने पहले कहा कि वो बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने को तैयार है। उनको क्या कुछ बीमारी लगी है, उनके साथ हुकूमत बनाने को तैयार है। उनका सवाल अब लेके क्यों आते हैं? बीजेपी का ही सीधे लेके आइए, कम से कम किसी से बात तो कर पाएंगे। जैसे ये खबर गश्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इस पे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की, आप आगे देखिए ये हमको कहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन ये समझने की बात ज़रूरी है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये 2 लोग, प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये म्युनिसिपल काउंसिल कलेक्ट करेगा। क्या ये प्रपोजल हमारे एसएमसी जो अपनी पार्टी के अंडर है, क्या ये अपनी पार्टी से ये प्रपोजल बीजेपी को गया था? ये मेरा सवाल होगा। एक अहम सवाल है मैम आपसे, आखिरी में जाते जाते एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से हम भी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका ये कहना है कि 370 5 अगस्त 2019 370 हटाने से पहले उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं और बाकी दीगर लीडर जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ था वो हमें बताइए। पहली बात तो वो कोई मुलाकात 300 पहली यहाँ पे आपके स्टार्ट हो गया था, आपके लोगों को हटाना यहाँ से, ठीक है, आपके यहाँ से लोगों को हटाना शुरू हो गया था। ऑर्डर्स आना शुरू हो गया था कि जिन ऑर्डरों में साफ साफ तौर पे लिखा हुआ था कि यहाँ के टूरिस्ट को निकलना है, यहाँ से टूरिस्टों को निकाला जा रहा था। कई आज ये भी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कहीं टैंक्स देखी जा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे था, रूमर्स फैलाए जा रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब पब्लिकली आवाम के सामने, पीछे से छुप के नहीं, बी टीम सी टीम की तरह पब्लिकली आवाम के सामने गए प्राइम मिनिस्टर के साथ और बोला हमको बता दीजिए आप जो ये ऑर्डर्स ला रहे हैं करना क्या है। ये जो 370 हटने का प्रोसेस जो था ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जब यहाँ पे अफरा तफरी महल रही थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला हमको बताइए करना क्या है, करना क्या है, गेम क्या है, हमको ये बताइए आप कर क्या रहे हैं। वहाँ पे उनको प्राइम मिनिस्टर बोला कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही, ये रेगुलर हमारा रहता है सिक्योरिटी ड्रिल वगैरह, आप चले जाइए। वो चले गए और वो उसके बाद जब
आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, पहले इंसान जो अरेस्ट हुए तो उमर अब्दुल्ला साहब हुए। मुझे ये बताइए, आर्टिकल 370 हटाने के लिए उनको उमर अब्दुल्ला साहब की हाँ की ज़रूरत नहीं थी, वो पार्लियामेंट में हटाया गया, ब्रूट मेजॉरिटी से हटाया गया। उनके पास पार्लियामेंट में नंबर थे, कितने लोग उनके पास, आज मेजॉरिटी एमपीज हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पे बिल पास की गई, सारे पार्लियामेंटेरियंस ने बोला हाँ। लेकिन अब आप लोगों को, कुछ लोगों को अजरवुन है, उनको समझ नहीं आता है, वो बोलते हैं उसने किया। भाई बीजेपी ने पार्लियामेंट में किया, बिल पास पहले यहाँ के गवर्नर ने किया, उसने कहा कि आई गिव द कंसेंट, उसके बाद जो सत्यपाल मलिक था, उसके बाद पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। ये लीगल प्रोसीजर है। इस लीगल प्रोसीजर में बताओ, ऑपोजिशन की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी, वो क्या कर सकती थी? आप बताइए हम लोगों को। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम बताने Thank के you. लिए। जी नाज़रीन किराम, भी हमारे साथ बात कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। आज इन्होंने हमें टाइम दिया, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बात की।